गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले वीडियो में हमने ऊष्माधारिता व हेस के नियम के बारे में परिचर्चा की। आज हम जूल के नियम के बारे में परिचर्चा करेंगे। जूल्स लॉ, ये जूल का प्रयोग है जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है। दो बल्ब ले रखे हैं ए व बी, इनको स्टॉपर के द्वारा बंद किया हुआ है। थर्मामीटर रखा हुआ है, विलोडक, और ये मैंने जल में इनको डुबो रखा है। चित्र के अनुसार दो बल्ब ए व बी लेते हैं जो परस्पर एक स्टॉपर के द्वारा जुड़े हुए हैं। बल्ब ए में कोई गैस भर रखी है और बी में निर्वात करके इन्हें जल से भरे हुए बर्तन में रख दिया गया है। इस बर्तन में एक विलोडक और एक थर्मामीटर लगा हुआ है। विलोडक चलाते हैं जिससे बल्ब व पात्र का जल एक दूसरे के साथ ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेता है, जबकि ताप को थर्मामीटर के द्वारा नोट किया जाता है। दोनों बल्ब के बीच का स्टॉपर खोल देते हैं तो गैस प्रसारित होकर के बल्ब ए व बी में समान रूप से फैल जाती है। तंत्र को उसमें साम्य में आने के लिए पर्याप्त समय के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसका तापमान नोट करते हैं। हम देखते हैं तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे सिद्ध होता है जूल का प्रयोग एक आइसोएंथैल्पिक समएंथैल्पिक प्रक्रम है। इस प्रयोग से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि तंत्र या गैस की परिसीमा जो प्रयोग के प्रारंभ में केवल बल्ब ए तक सीमित थी, परिवर्तन के दौरान बल्ब बी तक इस प्रकार फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस उसके घेरे में रहती है, अर्थात वह शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध प्रसार करती है। स्वाभाविक है इस प्रसार से परिपार्श्विक में शून्य कार्य उत्पन्न होगा, अतः W बराबर 0। इस प्रकार के प्रसार को मुक्त प्रसार कहते हैं। इस स्थिति में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की समीकरण डेल्टा E बराबर Q माइनस W में W का मान 0 रखेंगे तो डेल्टा E बराबर Q। चूँकि जल के तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई, अतः Q बराबर 0, तो डेल्टा E बराबर भी 0। चूँकि तंत्र ऊष्मीय साम्य में है, अर्थात तंत्र का ताप स्थिर रहता है, अतः dt बराबर 0। उस स्थिति में समीकरण 3 जो मैंने डिनोट कर रखी है साइड में कि स्थिर दाब पे आंतरिक ऊर्जा फलन है आयतन और ताप का, इस तंत्र में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इसका मैंने अवकलन किया है तो du बराबर डेल्टा U अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। ये हमारी समीकरण 3 है। इसका निम्न रूप प्राप्त होगा। चूँकि इस समीकरण में dt 0 है, चूँकि इस समीकरण में dt का मान 0 है, अतः dE बराबर डेल E डेल V अपॉन T dV बराबर 0। चूँकि dV का मान शून्य नहीं है, अतः डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। अर्थात स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति ऊर्जा की परिवर्तन दर शून्य है, अतः किसी तंत्र की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात तंत्र की ऊर्जा आयतन से इंडिपेंडेंट रहती है। किसी तंत्र की ऊर्जा केवल और केवल ताप का फलन होती है, इसे ही जूल का नियम कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप, जूल का नियम है कि किसी भी तंत्र की ऊर्जा केवल और केवल ताप का फलन, इसे ही जूल का नियम कहते हैं। जूल थॉम्सन प्रभाव देखिए, रुद्धोष्म परिस्थितियाँ, ये अपन को मस्ट बी कंडीशन है। रुद्धोष्म परिस्थिति में किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर
अथवा निम्न दाब की ओर किसी छोटे छिद्र के द्वारा प्रसार होने में ताप कम हो जाता है, अर्थात उसका शीतलन हो जाता है, इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है अपने पास में, हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें यह प्रभाव दर्शाती हैं और विभिन्न गैसों के द्रवण में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम के लिए एक न्यूनतम ताप, और वो ताप हाइड्रोजन के लिए होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके नीचे ये गैसें सामान्य गैसों की भांति जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाती हैं। इन ताप को इन गैसों का व्युत्क्रम ताप कहते हैं। याद रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम अपवाद हैं। इनका न्यूनतम ताप हाइड्रोजन का होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, हीलियम का होता है 240 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप के नीचे ही ये गैसें जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाती हैं और इस ताप को इन गैसों का व्युत्क्रम ताप कहते हैं। जूल थॉम्सन गुणांक। और अभी अपन ने बात करी, क्योंकि जूल का नियम आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है, अतः एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में दाब के प्रति ताप के परिवर्तन की दर को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। दोबारा देखेंगे एक बार, किसी भी आइसो एंथैल्पी या स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में दाब के प्रति ताप में परिवर्तन की दर को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं और इसे म्यू जेटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः म्यू जेटी बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। चूँकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, अतः DH एक पूर्ण अवकलज होगा। माना कि H ताप व दाब का फलन है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इस समीकरण को अवकलित करना है, तो DH बराबर डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, एक बार मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को, तो ये हो गया प्लस डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dt। और ये अपन को पता है कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह ये वाले समीकरण में क्या रख दिया, Cp। तो ये हो गया मेरा DH बराबर डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस और डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल है, Cp की, तो वो रख दी। तो मैंने क्या हो गया, Cp dt। चूँकि यह प्रक्रम एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है जिसके लिए DH का मान क्या होगा, 0, तो इस समीकरण में DH का मान अपन 0 रखेंगे और जैसे ही अपन DH का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाले समीकरण में DH का मान 0 रखा तो हो गया डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस Cp dt बराबर किसके आ गया, 0 के। या फिर इधर मैं इसको लेके जाऊंगी ये वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP बराबर माइनस Cp dt। और अब यहाँ से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखना, मैंने समीकरण को रीअरेंज किया है। dP को अपन लेके जाएंगे इधर और Cp को लेके आ रही हूँ इधर, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dP बराबर -1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है तो बाहर देखो मैंने क्या लगा दिया, H, स्थिर एंथैल्पी पे हो रहा है चूँकि सारा प्रक्रम, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp। समीकरण 44 व समीकरण 45 से अभी अपन ने देखा था, समीकरण 44 ये रहा
अभी समीकरण 44 में अपन ने देखा ये रही अपनी समीकरण नंबर 44। स्थिर एंथैल्पी पे दाब परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? जूल थॉमसन गुणांक। और ये वैल्यू अपन देखेंगे यहाँ पे इसकी जगह देखें, समीकरण 44 से ये रहा स्थिर एंथैल्पी पे दाब परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन की दर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जूल थॉमसन गुणांक। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू जे टी। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे म्यू जे टी। तो म्यू जे टी बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। आगे देखें जूल थॉमसन गुणांक के मान फॉर आइडियल गैसेस, आदर्श गैसों के लिए ये अभी अपन ने लिखा है पीछे समीकरण में, म्यू जे टी बराबर -1/cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अब अपन को पता है एंथैल्पी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ये फॉर्मूला अपन पीछे पढ़ के आए हैं। अब इसका मैंने, या डेल्टा एच बराबर क्या होगा? डेल ई प्लस पी वी। अब इसको खोल, इस एच की वैल्यू यहाँ से, अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ये मैं इस वाली समीकरण में पुट कर रही हूँ। जैसे ही अपन पुट करेंगे तो हो जाएगा म्यू जे टी बराबर -1/cp और डेल एच की वैल्यू मैंने रख दी डेल ई प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अब इस वाले फॉर्मूला में मैं इनको ओपन करके लिख रही हूँ तो ये हो जाएगा -1/cp डेल ई अपॉन डेल पी और एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। कोष्टक के प्रथम व्यंजक, ये है अपना प्रथम व्यंजक, इसमें डेल्टा वी से गुणा करके डेल्टा वी का भाग देने पर, तो म्यू जे टी बराबर -1/cp। तो ये हो जाएगा डेल्टा, अपन को भाग देना है डेल्टा वी का और गुणा भी करना है। तो देखें इस प्रथम व्यंजक में मैंने गुणा किया और भाग दिया तो ये हो गया डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी गुणा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैंने गुणा भी कर दिया और मैंने भाग भी दे दिया। प्लस क्या बच जाएगा अपना डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखें इसको मैंने थोड़ा सा और अलग अलग करके लिख दिया है। म्यू जे टी बराबर -1/cp और ये देखें इसको अलग करके लिखा अपन ने, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो इस वाली टर्म को अलग लिख दिया डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर गुणा डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस आगे का यूं का यूं। ये अपनी हो गई समीकरण। अब देखें चूंकि आदर्श गैस जो होती है उसके लिए स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? शून्य। तो पीछे वाले समीकरण में देखें, इस समीकरण में अपनी ये वाली टर्म, इस समीकरण में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? जीरो। देखें इसीलिए ये वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया है? जीरो। अब चूंकि आदर्श गैस के लिए पीवी भी क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, अतः ये समीकरण की दूसरी वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? जीरो। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में म्यू जे टी का मान भी क्या होगा? जीरो। तो ध्यान रखना है आपको, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है। वास्तविक गैसों के लिए देखें, वास्तविक गैसों के लिए स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक होता है, लेकिन स्थिर ताप पर दाब परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन का ऋणात्मक व्यंजन होता है, क्योंकि दाब बढ़ने से आयतन में सदैव कमी होती है। इसीलिए जो म्यू जे टी वाली समीकरण है उसका प्रथम व्यंजक कैसा होगा? ऋणात्मक। हम जानते हैं कि वास्तविक गैस के लिए यदि पीवी को पी के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो सामान्य परिस्थिति अर्थात सामान्य ताप व दाब पर पीवी का मान पी के साथ घटता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और हीलियम क्या है? अपवाद। इसलिए जो सेकंड व्यंजक है अपने समीकरण का उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। तो कुल मिलाकर के जो अपनी समीकरण 48 है,
ये अपन देख रहे हैं। इस 48 वाले समीकरण में आइडियल गैसेस के लिए ये वाली वैल्यू 0 और ये वाली वैल्यू भी 0। तो जो आदर्श गैस होती हैं उनके लिए म्यूजेटी का मान 0। लेकिन अगर अपनी वास्तविक गैस है तो ये वाली वैल्यू भी कैसी होती है, ऋणात्मक, और ये वाली वैल्यू भी कैसी होती है, ऋणात्मक। अब देखें अतः समीकरण 48 के कोष्ठक के व्यंजकों का कुल मान ऋणात्मक हुआ और Cp का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। तो म्यूजेटी का मान भी क्या होगा, धनात्मक। अब देखें वापस आप समीकरण नंबर 48, वास्तविक गैस के लिए ये वाली वैल्यू भी ऋणात्मक, ये वाली वैल्यू भी ऋणात्मक, तो टोटल ऋणात्मक वैल्यू, और जब ऋण नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो अपना आइडियल गैस है, सॉरी जो रियल गैस है, उसके लिए म्यूजेटी का मान क्या होगा, धनात्मक। लेकिन अगर अपनी आइडियल गैस है तो उसके लिए म्यूजेटी का मान क्या होगा, 0। ध्यान रखेंगे। अतः समस्त वास्तविक गैस के लिए दाब व ताप की सामान्य परिस्थितियों में जूल थॉमसन गुणांक का मान कैसा होता है, धनात्मक। इन परिस्थितियों में यदि डेल्टा पी का मान ऋणात्मक है, अर्थात दाब में कमी हो रही है, तो डेल्टा टी का मान भी ऋणात्मक होगा, अर्थात तापमान में कमी आएगी। और यही जूल थॉमसन का प्रभाव है कि जब उच्च दाब से किसी गैस को प्रसारित किया जाता है या विस्तृत किया जाता है तो उसमें कौन सा इफेक्ट जो होता है, कूलिंग इफेक्ट। जूल थॉमसन गुणांक का परिकल देखें, कैलकुलेशन ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। वान डेर वाल समीकरण लिख रखी है मैंने। जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन किया जा सकता है और ये समीकरण सब बच्चों को पता है। वान डेर वाल समीकरण P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT, और जहाँ पे A और B क्या होते हैं, स्थिरांक, P प्रेशर, V वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T क्या होता है, टेम्परेचर। अब देखें इस समीकरण को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। P को मैंने गुणा कर दिया V से और फिर B से, तो एक बार मैंने इसको गुणा किया इससे, फिर इसको किया इससे और इसको किया इससे, तो ये समीकरण मेरी ओपन हो गई। PV माइनस पी प्लस A अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर बराबर RT। और अभी अपन ने बोला A और B यहाँ पे क्या होते हैं, स्थिरांक, जिनके मान बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इस समीकरण में से ये वाला व्यंजक क्या किया जा सकता है, उपेक्षित। तो समीकरण हो जाएगी PV माइनस पी प्लस A अपॉन वी बराबर RT। अब देखें, या मैं PB को उधर लेके जा रही हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PV बराबर RT माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस A अपॉन वी, और PB क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखें अपन को पता है आइडियल गैस समीकरण PV बराबर RT, और यहाँ से V का मान अपन निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, RT बाय P। और ये V का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, तो जैसे अपन रखेंगे तो समीकरण हो जाएगी PV बराबर RT माइनस AP अपॉन RT प्लस PB। समीकरण में दोनों ओर किसका भाग लगाना है, P का, तो यहाँ से P कैंसिल, तो ये हो जाएगा V बराबर RT बाई P माइनस P से P कैंसिल हो जाएगा तो A अपॉन RT, और यहाँ भी P से P कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, B। ठीक है। अब देखें समीकरण 51 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करना है मुझे। दाब को स्थिर रखना है और ताप के सापेक्ष अवकलित करना है, तो ये देखो मैंने कर दिया। स्थिर दाब पर, देखें दाब को स्थिर रखा और ताप के सापेक्ष अवकलित कर दिया, तो ये समीकरण जो है अपनी वो आएगी डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर R अपॉन P प्लस A अपॉन RT स्क्वायर, और B चूँकि कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 0। समीकरण 50 से अभी देखें समीकरण 50 अपन ने पीछे देखी है। ये रही अपनी समीकरण नंबर 50। इस वाले समीकरण को यूज में लिया है वापस। देखें समीकरण 50 से RT बराबर P V माइनस B प्लस AP अपॉन RT, और समीकरण में दोनों ओर किसका भाग लगाना है, PT का, तो ये हो जाएगा R अपॉन P बराबर V माइनस B अपॉन T प्लस A अपॉन RT स्क्वायर।
अब ये जो समीकरण नंबर आ गई अपनी, इससे R/P का मान अभी जो अपन समीकरण लेके आए थे 52 नंबर वाली, उसमें रखेंगे। तो जैसे अपन रखेंगे तो ये अपने पास में आएगा डेल V/Δt एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर V माइनस B/T प्लस 2A/RT स्क्वायर। अब समीकरण के दोनों ओर किससे गुणा करना है? T से। तो ये हो जाएगा डेल V/Δt एट कांस्टेंट प्रेशर गुणा T बराबर V माइनस B प्लस 2A/RT। और या फिर देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, V को अपन इधर लेके आएंगे, V को इधर लेके आ रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा डेल V/Δt एट कांस्टेंट प्रेशर T माइनस V बराबर 2A/RT माइनस B। और अब एक ऊष्मा गति के समीकरण लिखी है मैंने, V बराबर T डेल V/Δt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा H/Δp एट कांस्टेंट टेम्परेचर से डेल H/Δp एट कांस्टेंट T का मान समीकरण 45 में रखने पर, और ये मैंने आपको समीकरण 45 दिखा रखी है। इस वाले समीकरण में इसका मान अपन रखेंगे तो देखें ये हो जाएगा डेल T अपॉन, ये समीकरण 45 में रखना है अपन को मान, तो देखें डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी बराबर -1/Cp। और अब इसका मान अपन को रखना है, तो ये मैंने रख दिया, ये आ गया V माइनस T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। और अब यहाँ से देखें, ये अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू को देखें, अतः डेल्टा T अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी बराबर, माइनस से अंदर की ओर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1/Cp। V हो जाएगा नेगेटिव का और ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव की, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, तो ये हो गया T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और अब चूंकि V नेगेटिव हो गया तो माइनस V। और अब देखें ये वाली जो अपनी टर्म है ये कुछ कुछ इससे मिल रही है, यहाँ से देखें और ये देखें, तो इन दोनों समीकरण की जब आप तुलना करेंगे तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी बराबर 1/Cp, और इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ये वाली वैल्यू को इसके, तो ये हो जाएगा 2A/RT माइनस B। और समीकरण 58 जो आई अपनी से स्पष्ट है कि जूल थॉमसन का गुणांक म्यूजेटी अर्थात स्थिर एंथैल्पी पे दाब परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन का मान क्या होगा? 0। यदि 2A/RT का मान B के बराबर हो तो, ये अपन को पता है यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो ये वाले मान किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। और यदि 2A/RT ग्रेटर देन B होगा तो मान क्या होगा? धनात्मक। और यदि ये वैल्यू 2A/RT का मान अगर ऋणात्मक है तो म्यूजेटी का मान क्या होगा? ऋणात्मक। ये आप देख लें। आगे देखें इन्वर्जन टेम्परेचर। किसी गैस के लिए उस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह बदल जाता है। स्वाभाविक है, ऐसा तभी होगा जब जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होगा? 0। और 0 कब होगा? जब 2A/RT किसके बराबर होगा? B के, तब म्यूजेटी का मान क्या हो जाएगा? 0। अब इस Ti को मैं क्या बोलती हूँ? इन्वर्जन टेम्प। तो 2A/RTi बराबर B, और यहाँ से Ti है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो Ti बराबर क्या हो जाएगा? 2A/RB। ध्यान रखेंगे। अतः किसी गैस का व्युत्क्रम ताप उसके वान डेर वाल स्थिरांक A और B पर निर्भर करता है। थैंक यू।